हेलो स्टूडेंट, थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो वापस से देती हूँ। मैंने आपको वैसे तो पढ़ाया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो मादा जननांग संरचना होती है ना, मादा जननांग संरचना की अगर हम बात करते हैं तो पुष्प में मादा जननांग संरचना को हम कहते हैं क्या? स्त्री केशर, है ना, स्त्री केशर कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में हम पिस्टल कहेंगे या हम इसको क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। ठीक है, दोनों की वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड को आप यूज करोगे तो यहाँ पर जो पुष्प में मादा जननांग संरचना होगी वो स्त्री केसर होगी। अब किसी किसी पुष्प में एक से अधिक आपको यहाँ पर स्त्री केसर देखने के लिए मिलता है, तो हम वो जो स्त्री केसर का पूरा समूह बन जाता है उसके समूह को हम क्या कहेंगे? अगर समूह में स्थित है तो हम उसको क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, गाइनोसियम कहेंगे। इतना तो आप सभी को क्लियर है। अब एक बार हम यहाँ पर पुष्प की जो मादा जननांग संरचना है उस पर नजर डालते हैं कि उसके जो भाग हमने पढ़े थे, हमने देखा था वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है ना। अगर डायग्राम में हम देखेंगे तो ये सबसे ऊपरी इस तरीके से भाग होता है, ये इस तरीके से भाग। ठीक है, फिर ये दूसरा भाग और तीसरा भाग कुछ इस तरीके से होता है। सबसे ऊपरी वाले भाग की अगर हम बात करते हैं तो इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पतला सा भाग आता है इस भाग को हम कहते हैं वर्तिका, यानी कि इसको स्टाइल कहेंगे। और फिर जो लास्ट भाग आ जाता है इसे हम क्या कहेंगे? अंडाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अंडाशय कहते हैं, यानी कि ओवरी हम कहते हैं। अगर आप डायग्राम को देख सकते हो तो ये जो पुष्प का आपको लैंगिक अंग की संरचना आपको बताई गई है, यहाँ पर ये वाली जो संरचना है ये पुष्प का नर भाग होता है और मध्य में आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो कुछ इस तरीके की संरचना, ये पुष्प की मादा जननांग की संरचना है। सबसे ऊपरी भाग यहाँ पर कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र का। फिर ये जो पतला सा भाग होकर के जा रहा है ये इसका वर्तिका का भाग है। और फिर ये जो नीचे की भाग आप देख रहे हो इस तरीके से अंडाकार भाग, ये कौन सा भाग है? इसका अंडाशय का भाग है। सभी को इतना तो क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस अंडाशय के अंदर भी यहाँ पर एक और संरचना प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हो ये पर्पल पर्पल कलर की संरचना, तो ये जो भाग होता है इस भाग को हम क्या कहते हैं? ये जो भाग होता है इस भाग को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? पुष्प का बीजांड का भाग होता है। कौन सा होगा? बीजांड का भाग होता है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, जो कि पुष्प से किससे कैसे जुड़ा हुआ है? एक क्या कौन सी संरचना अंडाशय से किस तरीके से जुड़ा होता है? यहाँ पर एक संरचना प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं अपरा, यानी कि हम इसको प्लेसेंटा भी कहते हैं। इस प्लेसेंटा के द्वारा ये जो बीजांड की संरचना है ये इस पुष्प से अटैच रहती है, चिपकी भी रहती है। इतनी बात सभी को क्लियर थी? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, अब ये तो बात क्लियर है। अब जो पुष्प में जो मादा युग्मक का निर्माण होता है वो कहाँ होगा? इसी बीजांड की संरचना के अंदर होगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको ये बीजांड की संरचना को बताया है, क्योंकि हम देखेंगे कि बीजांड की संरचना के अंदर ही यहाँ पर क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब क्या क्या प्रोसेस है वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम इस बीजांड की संरचना को जानेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि बीजांड की संरचना किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले जब हमें बीजांड की संरचना पता चलेगी तब हमें इसके भागों के बारे में पता चलेगा और हमें काफी ज्यादा इजी हो जाएगा टॉपिक को समझने के लिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, ठीक है, पुष्प अलग अलग कलर के ही होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अब बीजांड की संरचना को समझते हैं। देखो, मैंने हमेशा आपको बताया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन अब तो आप नए बच्चे हो, मुझे पुराने बच्चों की बातें याद आती है। ठीक है, तो उनके कमेंट रहते हैं। बीजांड की अगर आप संरचना देखोगे ना, हर पुष्प में अगर आप देखते हो तो आपको अलग अलग बीजांड की संरचना देखने के लिए मिलती है। यानी कि जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि बीजांड लगभग 6 प्रकार के होते हैं। उनकी जो संरचना होती है वो लगभग 6 प्रकार की होती है। ठीक है, तो बीजांड की संरचना आप कैसे भी बना सकते हो। अलग अलग पुष्पों की संरचना में अगर मैं आपको बताऊं तो आप बड़ी क्लासेस में ऐसे पढ़ते हो। आप देख रहे हो यहाँ पर बीजांड अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ बीजांड आपको दिख रहा है जो आपकी बुक में है, वो बीजांड ये रहा जिसको आप एट्रोपस कहते हो। ठीक है, ये कैसा होता है? उल्टा बीजांड है, यानी कि इसका जो भाग है ये वाला, ये ऊपर की साइड है। कुछ बीजांड आपको इस तरीके से दिखते हैं, एनाट्रोपस। ठीक है, कुछ बीजांड आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, तिरछे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? अलग अलग प्रकार की बीजांड की संरचना होती है।
क्लियर है। अब जो इजी वाली होगी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी बुक में मेंशन ये वाली बीजांड की संरचना है, लेकिन ये वाली आपको काफी इजी लगेगी, इसलिए हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आखिर बीजांड की संरचना होती कैसी है। सबसे पहले जो बीजांड की हम बात करेंगे, ये दो आध्य आवरणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने देखा कि पुष्प का ये वृंत वाला भाग था, है ना, ये पुष्पासन वाला भाग था, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अब अगर आप अंडाशय को देखोगे तो अंडाशय इस तरीके से बाहर से संरचना है, ठीक है। अब अंडाशय से जो बीजांड जुड़ा होता है वो एक संरचना यहाँ पर स्थित होती है, यहाँ पर एक संरचना स्थित होती है, इसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं, अपरा, ठीक है। प्लेसेंटा तो संरचना है जो कि बीजांड को अंडाशय से जोड़ रही है, ठीक है। उसके पश्चात आपको एक वृंत जैसी संरचना नजर आएगी, ये इस तरीके से एक वृंत जैसी डंठल नुमा संरचना आपको नजर आएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत हम इस भाग को कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो हम इसको फन्नल कहेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से। तो जो ये वृंत होगा ये बीजांड को किससे जोड़े रख रहा है, इस अंडाशय से जोड़े रखने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही क्या होता है, एक और नाभिक स्थित होता है, यहाँ पर क्या होता है, नाभिक स्थित होता है, नाभिक स्थित होता है जिसे हम क्या कहेंगे, हिलम कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बस अभी आपको ये भाग याद रखना है। अब हम देखेंगे जो बीजांड होता है वो क्या होता है, दो आध्य आवरणों से मिलकर बना होता है, यानी कि आपको दो आवरण बनाने हैं। मैं इस वाले बीजांड की संरचना बना रही हूं, तो यहाँ पर दो आवरण, एक ये वाला आवरण बन गया और एक ये यहाँ पर ये एक ये आवरण बन गया है और एक क्या बन गया है, ये आवरण बन गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक मिनट, इसको थोड़ा और सही बना देते हैं। देखो इस तरीके से थोड़ा पास बनाएंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से आवरण बनेगा। एक अंदर की साइड आवरण है और एक क्या हो गया है, बाहर की साइड आवरण हो गया है, ठीक है। कैसे हो गया है, बाहर की साइड आवरण हो गया, ठीक है। सबसे बाहर जो आवरण है इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य आध्य आवरण। आध्य आवरण, इस संरचना को याद रखना है, बाह्य आध्य आवरण। उसके अंदर जो आवरण है उसे हम क्या कहेंगे, अंतः आध्य आवरण। क्या कहेंगे, अंतः आध्य आवरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको आउटर इंट्यूमेंट, ठीक है, और इसको इनर इंट्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने दो आवरण देख लिए, एक ये आवरण है और एक ये आवरण है, ठीक, क्लियर है सभी को। अब आप एक भाग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने किसी भी तरीके का आवरण नहीं बनाया है, ठीक है। तो जहां पर आवरण अनुपस्थित होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहेंगे, बीजांड द्वार कहते हैं, यानी कि माइक्रोपाइल हम इसको कहते हैं, माइक्रोपाइल हम इसको कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, माइक्रोपाइल होगा जहां पर आध्य आवरण अनुपस्थित होता है, क्लियर। आध्य आवरण यहाँ पर बीजांड द्वार के ठीक सम्मुख की बात करेंगे तो यहाँ पर एक भाग आता है जिसे हम क्या कहेंगे, निभाग कहते हैं, यानी कि चलाजा कहते हैं। ये कौन सा भाग आ गया है, चलाजा भाग आ गया, क्लियर। उसके बाद आप देखोगे बीजांड के मध्य में आपको कुछ ऐसा संरचना दिखाई देगी जिसमें आपको काफी सारी कोशिकाएं नजर आएंगी। ये जो इस संरचना है यहाँ पर आपको काफी सारी कोशिकाएं नजर आएंगी, ठीक है। ये जो भाग होता है इसे हम क्या सा भाग कहेंगे, ये होता है बीजांड का बीजांड काय वाला भाग। कौन सा है, बीजांड काय वाला, यानी कि न्यूसेलस, ठीक है। ये कौन सा भाग आता है, बीजांड का न्यूसेलस वाला भाग आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर बीजांड की संरचना में देखिए, हम कह सकते हैं जो बीजांड होता है वो दो आध्य आवरणों से मिलकर बना होता है, बाह्य आध्य आवरण और अंतः आध्य आवरण, ठीक है। बीजांड का वो भाग जहां पर आध्य आवरण अनुपस्थित होता है उस भाग को क्या कहेंगे, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। बीजांड एक संरचना, एक डंठल नुमा संरचना से जुड़ा होता है अंडाशय से, उस भाग को हम क्या कहेंगे, बीजांड वृंत कहते हैं। और उसी के समीप एक नाभिक उपस्थित है, इसे हम क्या कहेंगे, हीलम कहते हैं, क्लियर। बीजांड के मध्य भाग में कोशिकाओं का पूरा समूह प्रेजेंट होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बीजांड की संरचना यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग अंगों से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर मैंने बीजांड की संरचना को इतने डिटेल में आपको क्यों बताया है,
आपका जो टॉपिक है मादा जनन युग्मक के निर्माण की क्रिया में, हमने देखा है कि हमारे टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु जनन। तो जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया का प्रारंभन होता है वो इस भाग से होगा। ये जो मध्य का भाग है ना, कौन सा, बीजाणुकाय वाला भाग है, इसी में से एक कोशिका होती है जो आगे चल करके आपके गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। और गुरु बीजाणु यहाँ पर मादा युग्मक नहीं है, गुरु बीजाणु भी आगे चल करके, जब गुरु बीजाणु आगे परिपक्व होगा तब जाकर के वो क्या करेगा, मादा युग्मक का निर्माण करेगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था लघु बीजाणु जनन की क्रिया में, तो वहां पर लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया हमने पढ़ी थी, जबकि फिर हमने देखा था वही लघु बीजाणु परिपक्व हुआ और उसने परागकण का निर्माण करा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को, और बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से उससे युग्मक का निर्माण होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने ये वाले भाग को लेकर के चलना है। अब अगर आप इसको कंपेयर कर रहे होंगे किससे, लघु बीजाणु जनन की क्रिया से, तो आपको पता है कि लघु बीजाणु धानी हमने देखा था, और लघु बीजाणु धानी के अंदर भी कुछ इस तरीके से कोशिकाओं का समूह प्रेजेंट था, जिन्हें हमने क्या कहा था, बीजाणु जन ऊतक कहा था, है ना। और उन्हीं बीजाणु जन ऊतक में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि अपने आकार को बड़ा कर लेती है, और फिर आगे चल करके वो क्या हो रही थी, विभाजित हो रही थी, और फिर आगे उन्होंने क्या करा था, नर युग्मक यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण करा था। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर आप देखोगे पुराने वाली वीडियो, मतलब जो तुमने पुराना टॉपिक पढ़ा था लघु बीजाणु जनन का, तो उसमें भी आपने यही सब देखा था कि हाँ उसमें भी कोशिकाओं का समूह था, लेकिन यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, बीजाणुकाय कहते हैं, क्योंकि वो बीजाणु की संरचना है, इसलिए हमने उसको क्या कहा है, बीजाणुकाय कहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, इतनी बात ठीक है। हर तरीके से सोचो उसको कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको बीजाणुकाय पता चल गया है, तो अब हम यहां से ही हमारी स्टार्ट होती है गुरु बीजाणु जनन की क्रिया। क्लियर? तो चलिए फिर गुरु बीजाणु जनन जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, आपने कहा है यहाँ पर, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर कहा जा रहा है क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से में जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके से क्या होगा, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन यानी कि गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, इसलिए उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, गुरु बीजाणु जनन कहा है। और यहाँ पर भी टोटल कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में टोटल 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, लेकिन इनमें से केवल एक ही गुरु बीजाणु आगे चल करके मादा युग्मक के निर्माण में भाग लेगा, वो भी आप समझोगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्लियर? क्लियर? चलो अब हम ये प्रक्रिया को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया का प्रारंभन हमने अभी देखा, एक बीजाणु की संरचना हमने देखी कुछ इस तरीके से थी, है ना, इस तरीके से थी आपके बीजाणु की संरचना। इसके अंदर क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ये कौन सी संरचना है, ये है आपके बीजाणुकाय न्यूक्लियस की संरचना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस यानी कि आपका क्या है, बीजाणुकाय की संरचना है, बीजाणुकाय उपस्थित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस बीजाणुकाय में ही एक कोई कोशिका होगी, यहाँ पर भी सारी कोशिका नहीं, केवल क्या होगी, एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका होती है, वो क्या करेगी, अपने आकार को बढ़ा देती है। माना बात, हम इसको अगर बात करते हैं, हम इसको अधोस्तरीय कोशिका ही कहते हैं। तो ये कोशिका क्या करेगी, सबसे पहले अपने आकार को बढ़ा देती है, अपने आकार को क्या करेगी, बढ़ा देती है, अपने आकार को बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे इसने अपने आकार को बढ़ाया तो अब ये कोशिका जो कहलाएगी, ये कहलाती है परपशु कोशिका। क्या कहलाएगी, परपशु कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब आपने देखो थोड़ा सा लघु बीजाणु जनन से यहाँ पर कंपेयर करना है, उसको देखना है कि उसमें भी यही सारी प्रोसेस हुई थी। ठीक है, परपशु कोशिका बनी थी, परपशु कोशिका में क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ था इस कोशिका में, है ना। कौन सा विभाजन हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था। तो समसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। एक होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण, भित्तीय कोशिका का निर्माण हुआ था।
ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी कोशिका होती है उस कोशिका को हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस दूसरी कोशिका का निर्माण नाम क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, या आप इसको क्या कह सकते हो? एमएमसी, एमएमसी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। इतनी बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? हमने कुछ नहीं देखा, हमने देखा जो जिस कोशिका ने अपने आकार को बड़ा करा उसने समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया है? दो कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। तो अभी तक हमने बीजांड की संरचना में जितने भी अंग पढ़े और साथ ही साथ हमने बीजांडकाय की संरचना भी पढ़ी, तो ये सारी संरचना कैसी है? द्विगुणित है, ठीक है। ये आकार बढ़ाया तो ये भी कैसी थी? द्विगुणित थी। इसने समसूत्री विभाजन करा तो इसने प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण करा, ये भी क्या होगा? द्विगुणित होगा। गुणसूत्रों में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ये भी जो मात्र कोशिका बनी है ये भी कैसे बनेगी? द्विगुणित बनेगी। इतना सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर अब क्या होता है आगे देखते हैं। ठीक, अगर हम यहां पर इस कंडीशन में बीजांड की संरचना को देखते हैं तो बीजांडकाय है ये आपका, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना था, ठीक है। आपकी जो परपशु कोशिका थी उसमें क्या हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ था और उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। माना बाद एक कोशिका ये रही और दूसरी कोशिका आपकी कौन सी है? ये वाली रही, ठीक है। एक कोशिका ऊपर एक कोशिका नीचे, क्लियर इतनी बात? अब एक कोशिका कौन सी है? ये वाली कोशिका है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका, ठीक है। और दूसरी कौन सी कोशिका है? ये कोशिका है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका। और ये कैसी है? दोनों की दोनों ही कैसी है? द्विगुणित संरचना है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर जो क्या होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका की मैं बात कर रही हूं। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका या तो ये क्या करेगी? समसूत्री विभाजन करेगी और अपने साथ कोशिकाओं का निर्माण करती ही रहेगी, ठीक है। और या तो ये क्या होगा? इसमें कोशिका विभाजन ही नहीं होगा और ये इसी तौर से इन कोशिकाओं के साथ रहती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये या तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन करेगी या तो ये क्या करेगी? कोई भी प्रकार का विभाजन नहीं करेगी, वहीं पर चुपचाप से रह रही है। इतनी बात क्लियर है? मेन है यहाँ पर किसका काम? इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें यहाँ पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जैसे ही यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपके जो बीजांडकाय के अंदर होंगे यहाँ पर क्या होगा? इस कोशिका में आपको कुछ इस तरीके से संरचना दिखेगी। ये क्या है? आपका बीजांडकाय है, ठीक है। बीजांडकाय में आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी और उसमें कैसे हुआ? विभाजन हुआ। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर इस कोशिका में क्या हो गया है? 4 यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया है। कितने गुरु बीजाणु का? 4 गुरु बीजाणु का। बाकी सारी कोशिकाएं जो थी वो ऐसी की ऐसी है, ठीक है। 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हो चुका है। तो ये जो संरचना है इसे हम क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु कहते हैं। कौन सी संरचना है? गुरु बीजाणु, यानी कि मेगा स्पोर, मेगा स्पोर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो जो द्विगुणित संरचना है वो किस में परिवर्तित हो गई है? अगुणित संरचना में। अर्थात यहाँ पर ये जो गुरु बीजाणु है चारों के चारों ये कैसे होंगे? अगुणित होंगे। चारों के चारों कैसे होंगे? अगुणित होते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर? अब देखिए आगे चल करके ये जो इतनी क्रिया हो गई है इसे हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी को इतना बात क्लियर हो गया है कि ये जो क्रिया हो गई है ये क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी, जहां पर हमने 4 गुरु बीजाणु का निर्माण कर दिया है। क्लियर? अब देखिए आगे हमने
यहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण कर रहा है। तो मादा युग्मक के निर्माण के लिए ये चारों के चारों भाग नहीं लेंगे। इनमें से क्या होते हैं, जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हम कह सकते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पर जो एक होगा, जो केवल एक यहाँ पर क्या है, गुरु बीजाणु होगा, वही क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। मानववाद ये रहा, तो ये क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु यही क्या रहेगा, आगे चल करके मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, बाकी के तीनों क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। अब आप कैसे देख रहे हो संरचना को, अब आप देख रहे हो ये आपका बीजाणुकाय है, इसके अंदर क्या है, जो कोशिका थी उसमें क्या दिख रहा है आपको, केवल एक ही एक गुरु बीजाणु नजर आ रहा है, और वो भी कौन सा है, क्रियाशील गुरु बीजाणु है। ठीक है, ये कैसा है, क्रियाशील गुरु बीजाणु है, और बाकी यहाँ पर क्या है, कोशिकाएं प्रेजेंट थी। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, तो ये जो गुरु बीजाणु होगा, अब ये आगे चल करके किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, और उस भ्रूण कोश के अंदर ही हमारी मादा युग्मक उपस्थित होती है। ठीक है, तो अब हम इस गुरु बीजाणु से देखते हैं किस तरीके से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हो गई है सभी को, क्लियर। ठीक है, तो चलिए अब इस गुरु बीजाणु क्या होगा, अब ये गुरु बीजाणु में अब विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन कैसा होगा, केवल और केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है। ये समसूत्री विभाजन बड़ा ही विचित्र सा है, इसमें केवल क्या होता है, केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन होगा। जबकि क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन जब होता है तो हर स्टेप में समसूत्री विभाजन में क्या होगा, केंद्रक का विभाजन के साथ साथ उसके कोशिका द्रव में भी विभाजन होता है, यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जब तक ये गुरु बीजाणु आगे कितने बार इसमें बहुत सारा समसूत्री विभाजन होगा, जब तक ये लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाता है तब तक इसमें केवल केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है। कोशिका द्रव का विभाजन कब होगा, लास्ट में होगा, जब भ्रूण कोश की जो क्रिया होगी बनने की वो अंतिम स्टेज में पहुंच जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर क्या नहीं होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होगा वो नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होगा, वो नहीं होगा। अब देखिए, अब केंद्रक का विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजाणुकाय की वापस से संरचना बनाई मैंने, ये बीजाणुकाय की संरचना है आपकी। ठीक है, इसमें क्या है, ये मानववाद क्या है, ये क्या है आपका, एक कोशिका के अंदर आपका क्या है, एक गुरु बीजाणु है। ठीक है, इस गुरु बीजाणु में क्या हो रहा है, सबसे पहला समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन व यहाँ पर लिख देती हूँ विभाजन व। ठीक है, समसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर आपको जो संरचना दिखेगी, अब समसूत्री विभाजन एक गुरु बीजाणु में हुआ तो एक से क्या होंगे, 2 गुरु बीजाणु बनेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 केंद्रक बनेंगे, ये केंद्रक ही एक तरीके का, तो इससे 2 केंद्रक आपको किस तरीके से दिखाई देंगे, ये आपकी कोशिका थी और इसमें 2 केंद्रक आपको बनाए हुए दिखाई दे, तो ये दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुवों पर चले जाते हैं, बीजाणुकाय के अपने अपने ध्रुवों पर चले जाएंगे। फिर दोबारा क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, फिर आपको क्या दिखेंगे, जो 2 गुरु बीजाणु बने हैं उनसे क्या होंगे, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये बीजाणुकाय है, इसके अंदर ये कोशिका है और इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, 4 गुरु बीजाणु, 2 यहाँ पर बन गए हैं और 2 कहाँ बन गए हैं, यहाँ बन गए हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर आगे चलेंगे, फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा तो फिर आपने देखोगे कि 2 से अब कितने गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, बीजाणुकाय के अंदर 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। तो वो इस तरीके से हो रहा है, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब तक यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक पूरा जो भी प्रोसेस थी, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस थी, इनमें केवल क्या हो रहा था, केंद्रक का विभाजन हो रहा था।
ठीक है, क्या हुआ है, केंद्रक का विभाजन हुआ। ठीक है, कोशिका आपको दिख रही है, ये जो कोशिका है वो केवल एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका के अंदर अभी तक ये क्या है, सारे के सारे केंद्रक उपस्थित है। अब जैसे ही लास्ट स्टेज आती है, ठीक है, अब यहां पर समसूत्री विभाजन बंद हो गया। अब यहां से क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा यहां पर आपका ये क्या है, बीजांडकाय है। ठीक है, ये क्या है, बीजांडकाय बन गया, मतलब बीजांडकाय तो पहले से बना, लेकिन मैं अभी पूरा बना रही हूँ, ये सब वैसे ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 4 केंद्रक है। ठीक है, 4 केंद्रक में जो 2 केंद्रक होते हैं, 4 केंद्रक में 2 केंद्रक होंगे, वो कैसे आ जाएंगे, मध्य में आ जाते हैं। ठीक है, मध्य में आएंगे। बाकी के जो 3 होंगे वो यहीं क्या रहेंगे, ध्रुवों पर स्थित रहते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, ध्रुवों पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कोशिका तो एक ही थी, एक ही कोशिका थी। ठीक है, तो यहां पर एक केंद्रक था, उसमें क्या हो गया, कोशिका का विभाजन हो गया, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, तो ये कोशिकाओं में क्या बन गई, खांचे बन गई। इस तरीके से आपस में ही खांचे बनने लग जाएंगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस केंद्र के साथ एक कोशिका का यहाँ पर निर्माण हो गया, फिर इसके साथ यहाँ पर दूसरे का साथ, यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे खांचे बन गई है, फिर इनके साथ भी क्या हुआ, सेम हुआ, इनकी भी क्या बन गई, खांचे बन गई। और मात्र बीच में आपको यहाँ पर ये पूरा जो स्पेस दिखता है, ये पूरा का पूरा स्पेस दिखता है, वो आपको क्या दिख रहा है, एक कोशिका दिख रही है पूरी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर क्या हुआ है, लगभग यहां पर 7 केंद्रक का निर्माण हो गया है, 7 केंद्रक का निर्माण हुआ है, और यहां पर 8 केंद्रक का निर्माण हुआ है। ठीक है, और 7 क्या बन गई है, कोशिका बन गई है, 7 कोशिका बन गई है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये जो पूरी संरचना बनी है, जो बीजांडकाय पूरी परिवर्तित हो गया किसमें, भ्रूण कोश में। यही क्या होगा आगे चल करके भ्रूण कोश की संरचना कहलाती है। कौन सी संरचना है, भ्रूण कोश की संरचना है, जो कि कैसी है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना बन गई है। क्लियर हो गया है, क्लियर, सभी को क्लियर क्या हुआ है, एक बार फिर से समझेंगे हम। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब तक हमने गुरु बीजाणु बनाया तब तक क्या हो रहा था, यहां पर केवल और केवल देखो समसूत्री विभाजन हमने बात करी है, एक बार फिर से समझते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, गुरु बीजाणु, पहले हमने गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया को पढ़ना है। ठीक है, जो कि आपके बीजाणु भिद के अंतर्गत आ जाती है, स्पोरोफाइट के अंदर हम इस बात को कहते हैं। ठीक है, तो बीजाणु भिद की जो क्रिया होगी उसमें हम देखते हैं केवल और केवल गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीजांडकाय था, बीजांडकाय की ही एक कोशिका है जिसे हम कहेंगे परपशु कोशिका। जब उस कोशिका ने अपने आकार को बढ़ाया तो इस कोशिका को हम परपशु कोशिका कहते हैं। परपशु कोशिका में जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक आपकी कोशिका होगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरी होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि आपको डायग्राम में मैंने आगे दिखा रखी है, ये आपको दिखा दी है। ठीक है, ये कौन सी है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर या तो इसमें विभाजन होगा और ये अपनी संख्या को बढ़ाती है, और या तो क्या होगा, इसमें कोई किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, ये इसी तरीके से स्थिर पड़ी रहती है। ठीक है, लेकिन जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी ये क्या करेगी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। एक द्विगुणित कोशिका में जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे यहाँ पर क्या होंगे, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये 4 गुरु बीजाणु में कैसी है, ये सारी की सारी अगुणित संरचना है, क्योंकि द्विगुणित से एक अगुणित संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। इन 4 गुरु बीजाणु में 3 गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु कैसा रह जाता है, क्रियाशील रह जाता है। ठीक है, और वही आगे चल करके एक पूरे भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो जब यहाँ से गुरु बीजाणु से पूरे भ्रूण कोश के निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद प्रवस्था। ठीक है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था कौन सी होगी, गुरु बीजाणु से अब आगे जो मादा युग्मक बनेगा उस पूरी क्रिया को हम युग्मकोद्भिद प्रवस्था कहते हैं। क्लियर, अब देखिए गुरु बीजाणु था जिसने क्या किया, यहाँ पर इसमें क्या केवल और केवल इसके केंद्रक में ही विभाजन होता है, अभी कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा।
ठीक है। तो यहां पर देखिए केंद्रक में जैसे ही विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन, पहला जब समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका से यहां पर केवल कितनी होंगी, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, दोनों केंद्रकों का निर्माण होगा। दोनों केंद्रक ही अपने अपने ध्रुव में चले गए। फिर यहां पर उन केंद्रकों में वापस से विभाजन हुआ तो यहां पर क्या हो रहा है, फिर से क्या हुआ, 2 से 4 का हुआ। फिर समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण हो गया है। अब यहां से जैसे ही 8 केंद्रक का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात इसकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो प्रत्येक केंद्रक की अपनी अपनी कोशिका बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी कोशिकाएं कुछ इस तरीके से बनेगी और लास्ट में आपको जो भ्रूण कोश की संरचना दिखाई देती है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यानी कि एक भ्रूण कोश की संरचना में आपको दिखाई देंगे 7 कोशिका यानी कि 1 2 3 4 5 6 और मध्य में क्या है 7 कोशिका। और अगर आप केंद्रक की बात करोगे तो केंद्रक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भ्रूण कोश वाली संरचना क्या होगी, 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली। क्लियर हो गया। अब एक चीज को नोटिस करो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम बीजाणुभिद प्रवस्था क्या होती है और युग्मकोद्भिद प्रवस्था क्या होती है ना। अब देखेंगे, पहले अगर मैं बात करती हूं, सबसे पहले जब हमने नर जननांग संरचना से हमने लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को पढ़ा था तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या थी, एक पराग मात्र कोशिका थी, है ना। उस पराग मात्र कोशिका से किसका निर्माण हुआ था, लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था, है ना। और फिर उस लघु बीजाणु से किसका निर्माण हुआ था, आगे चल करके पराग कण का निर्माण हुआ था, इतनी बात क्लियर है, समझो, ठीक है। उसके बाद अब मैं दूसरी बात करती हूं, हम किसकी बात करेंगे, हमने गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ी तो इसमें क्या पढ़ा, जो हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, ठीक है। इसमें जैसे क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो हमारे किसके निर्माण हुआ, गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ, और फिर गुरु बीजाणु से आगे चल करके किसका निर्माण हुआ है, भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रोसैक का निर्माण हुआ। और इस एम्ब्रोसैक के अंदर ही क्या होगी, आपकी अंड कोशिका भी होगी। इसको मैं अभी समझाऊंगी, आपको चिंता ना करिए, ठीक है, पूरी संरचना बताऊंगी, ठीक है। इसके अंदर ही आपकी मादा युग्मक रहती है। अब अभी मैं आपको बीजाणुभिद और युग्मकोद्भिद में अंतर बता रही हूँ कि क्या अंतर है, ठीक है। देखो, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, बीजाणु, ये भी क्या बना, बीजाणु बना, है ना। तो ये जो क्रिया थी, ये कोशिकाओं से लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु यानी कि एक स्पोर का निर्माण हो रहा है ना, स्पोरोजेनेसिस की क्रिया हो रही है यहाँ पर। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजाणुभिद प्रवस्था कहते हैं, बीजाणुभिद प्रवस्था कहते हैं, जहां पर आपके बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। यह अपरिपक्व अवस्था है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, परिपक्व प्रवस्था में पड़ती है। तो आप सभी को पता है कि जो परागकण होगा ये आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण करेगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद की जो नर युग्मक होगा उसकी जो प्राथमिक कोशिका है वो क्या है, परागकण है। तो ये क्या है, युग्मक है ना, क्या है, युग्मक है, गैमेट है ये, ठीक है। भ्रूण कोश में भी मैंने कहा क्या है, अंड कोशिका। इस पुष्प की क्या होगी, मादा युग्मक होगी, मादा युग्मक है ना। तो यहाँ पर युग्मक नाम आ रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हो, ये युग्मक। तो ये जो लघु बीजाणु से परागकण और ये जो गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण की क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, युग्मकोद्भिद प्रवस्था कहते हैं। समझ में आ गया, ये वैसे क्लास 11th में भी था आपके पास। इतनी बात क्लियर हुई है, समझ गए कि बीजाणुभिद में और युग्मकोद्भिद में क्या अंतर है, यहां पर आपको बता दिया गया है। क्लियर, समझ गए होंगे। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने लास्ट जो हमारा यहाँ पर बना था गुरु बीजाणु से, ये क्या बनी है, भ्रूण कोश की संरचना बनी है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं इनका क्या नाम है, इसके अंदर हमारा मादा युग्मक कहाँ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो आगे, अब हम देखने वाले किसकी संरचना को, मादा युग्मकोद यानी भ्रूण कोश की संरचना को। तो उससे पहले एक बार डायग्राम देख लो, क्या क्या डायग्राम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम इनको क्या बोलेंगे,
देखो बीजाणुभित्त को आप स्पोरोफाइट कहोगे और आपका जो क्या है युग्मकोद्भिद है उसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, लिख ही देते हैं। कहाँ गया, लो ये लो, इसको आप आ जाएगा स्पोरोफाइट। ठीक है, ये आ जाएगा गैमेटो, युग्मक को गैमेट बोलते हैं ना, तो गैमेटोफाइट आ जाएगा। क्लियर, समझ गए, इतनी बात क्लियर। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, यही क्रिया देखो, अगर आप डायग्राम देखोगे तो उससे भी अच्छा डायग्राम मिल गया आपका, है ना। एक होता है आप समझ समझ के बनाओ, दूसरा आप फिर सीधा डायग्राम देख लो। कहाँ से, इससे। ठीक है, देखो मादा जननांग संरचना थी, इसमें आपको देखो उल्टा वाला बीजाणु दे रखा है, तो उसमें बता रहे देखो ये क्या थी, यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मेगास्पोर मदर सेल थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ है आपका मियोसिस हुआ है, क्या यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, और उसके पश्चात 4 यहाँ पर गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर का निर्माण हुआ था। फिर उसमें आप देखोगे क्या, ये 4 में से 3 क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, केवल एक ही बचा, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, उससे 2 का निर्माण हुआ, 2 से फिर आप देख रहे हो 4 का निर्माण हो गया है, फिर समसूत्री विभाजन हुआ, फिर 8 का निर्माण हो गया है। ठीक है, लास्ट में देखो साइटोकाइनेसिस यानी कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जैसे ही 4 गुरु यहाँ पर 8 केंद्रक का निर्माण हो गया, अब इसमें कोशिका विभाजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ये क्रिया हो गई है। ठीक है, उससे क्या हुआ है, ऊपर की साइड यहाँ पर 3 केंद्रक और कोशिका द्रव एक साथ आ गए हैं, नीचे की साइड भी आपको 3 केंद्रक 3 कोशिका द्रव दिख रहे हैं, मध्य में आपको केवल 1 कोशिका दिख रही है और 2 केंद्रक दिख रहे हैं। ये क्या हो गई, आपके पूरा भ्रूण बन गया है। ठीक है, भ्रूण कोश बन गया, सॉरी। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं, ये जो संरचना आपकी बनी है ये किसकी बनी है, एम्ब्रियोसेक की। एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूण कोश। क्लियर, समझ गए इतनी बात। चलिए अब आगे चलेंगे। अब हम ये देखो, ये आपके बुक का डायग्राम है, हिंदी में भी देख लो। अब हम बात करेंगे जो हमने गुरु बीजाणु से, ठीक है, गुरु बीजाणु से किसका निर्माण हो रहा था, बीजाणुकाय के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। ठीक है, भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियोसेक का निर्माण हुआ है। अब इसकी संरचना को एक बार हम देख लेते हैं, तो देखिए कैसे होती है। अभी मैंने कहा यहाँ पर हम भ्रूण कोश, केवल भ्रूण कोश की संरचना बना रही हूँ। ठीक है, ये आप समझ लेना कि ये बाहर क्या है, ये देखो ये इसका अंतः अध्यावरण, ये इसका बाह्य अध्यावरण, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक, अब भ्रूण कोश बन चुका है। क्लियर, युग्मक जनन की क्रिया हो गई है, तो इसमें आपको दिखे 3 केंद्रक यहाँ उपस्थित है, 3 केंद्रक यहाँ उपस्थित है, मध्य में क्या है, 2 केंद्रक है। ठीक है, इनके ऊपर क्या चढ़ी हुई है, कोशिका चढ़ी हुई है। ये लोग कोशिका अलग कर दो, ये एक दूसरे को अलग बना रही है, ये कोशिका बन गई है, और मध्य में ये पूरी क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, अब ये संरचना आपको कैसे दिख रही है, 7 कोशिका। क्वेश्चन एक बहुत बार आपसे पूछा जाता है, और 8 केंद्रक। आपसे यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भ्रूण कोश कैसी संरचना होती है, तो आपका हमेशा यही आंसर होना चाहिए, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना। क्लियर, सभी को समझ गए। ठीक है, अब इन कोशिकाओं के नाम को जान लो। देखो जो कोशिकाएं आपके चलाजा भाग, ये वाला भाग कौन सा था, निभाग वाला भाग था। ठीक है, जो भी कोशिकाएं आपके निभाग वाले भाग की साइड होती है, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तीनों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिमुख कोशिकाएं, यानी कि एंटीपोडल सेल कहलाती है, एंटीपोडल सेल्स कहलाएगी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहां पर मध्य में आपको क्या दिख रही है, एक कोशिका दिख रही है। तो ये जो एक कोशिका है, इस कोशिका को या तो आप द्वितीयक कोशिका कहते हो, ठीक है, और अगर इसमें क्या है, 2 आपके केंद्रक नजर आ रहे हैं साथ ही साथ, या तो आप इसको ध्रुवीय केंद्रक कह सकते हो, ध्रुवीय कोशिका कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, द्वितीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, सारे इसी के नाम है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं द्वितीय कोशिका, या आप लिख लो चलो ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, ध्रुवीय कोशिका, या हम उसको क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। ठीक है, यानी पोलर न्यूक्लियस या सेल। क्लियर, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो 3 कोशिकाएं नीचे की साइड स्थित है। तो 3 कोशिकाओं में जो आपके साइड में स्थित कोशिकाएं हैं, एक ये वाली कोशिका और एक ये वाली कोशिका, तो ये 2 कोशिकाएं जो होती है इन कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहेंगे हम इनको? सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है, यानी कि इनको क्या कहेंगे? सिनर्जिट सेल कहते हैं, सिनर्जिट सेल कहते हैं, ठीक है, सेल्स। इतनी बात क्लियर है। और मत यहाँ पर बीच में आपको दिख रही है ना, ये जो एक कोशिका आपको नजर आ रही है, यही वो कोशिका है जिसको आप बनाना चाह रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो। ये वो कोशिका है, कौन सी कोशिका? अंड कोशिका, यानी कि एग सेल होती है। और यही वो कोशिका है जो कि पुष्प का मादा युग्मक होती है। ये क्या है? फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि आपने पूरे गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ी, गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, और उससे कैसे ये भ्रूण कोश का निर्माण हुआ, और भ्रूण कोश के अंदर ही क्या है? वो अंड कोशिका स्थित है जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिसको आप बनाना चाह रहे थे, तो वो बन चुकी है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब इन कोशिकाओं का नाम सहायक कोशिका कैसे पड़ा है? ये जब हम परागकण की क्रिया पढ़ेंगे, निषेचन की क्रिया पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इस सहायक कोशिकाएं आप देखोगे एक पराग नलिका होती है, पराग नलिका को, ठीक है, देखो जो भी नर युग्मक होगा वो कैसे यहाँ पर प्रवेश करेगा, इस अंड कोशिका से संलयन की क्रिया होगी तो कैसे होगी, तो यहाँ पर उनको जो संदेश भेजने का काम करती है ना, वो इस सहायक कोशिका करती है। उस परागकण की मदद कौन करेगा? उन नर युग्मक को यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो मदद करती है वो यही सहायक कोशिका करेगी। तो इसके भी हम कार्य पढ़ेंगे जब हम निषेचन की क्रिया पढ़ेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पुष्प की मादा जननांग संरचना में बीजांड की संरचना को जाना, जिसमें हमने बीजांड काय को पढ़ा कि वो काफी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनमें से ही एक कोशिका आगे चल करके गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया करती है, जिस प्रोसेस को हमने कहा गुरु बीजाणु जनन। क्लियर? उसके बाद फिर हमने जब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया हो गई तो उसमें युग्मकोद्भिद प्रवस्था को देखा कि उससे गुरु बीजाणु से पूरे भ्रूण कोश का निर्माण किस तरीके से होगा। तो भ्रूण कोश का जो निर्माण हुआ था उसमें आपके 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना पड़ी। क्लियर? और उनमें कौन कौन सी कोशिकाओं को क्या क्या कहते हैं, उनके सारे नाम भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये आज का आपका टॉपिक था।